नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है जो छपरा जिले के बताई जा रही है। उसमें कहा गया है कि जो दुल्हन खूब मज़े में डांस करते हुए चश्मे के साथ मस्ती ले रही है वो एक ऐसे दूल्हे की दुल्हन है जो सरकारी नौकरी किया। अब लोग इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि जब दूल्हे का सरकारी नौकरी हो तो दुल्हन के जलवे ऐसे ही होते हैं। अम्बेडकर नगर में छात्रा से छेड़खानी के दौरान दुपट्टा खींचने और बाइक से रौंदने के चर्चित मामले में एंटी रोमियो टीम लाइन हाजिर हो गई है। एंटी रोमियो टीम के 5 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। एसओ पहले ही हो चुके हैं निलंबित। थाना हंसवर से एंटी रोमियो टीम में लगे पुलिसकर्मियों पर लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई। एसआई और 2 पुरुष और 2 महिला पुलिसकर्मियों पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। 15 सितंबर को थाना हंसवर के हीरापुर बाजार में स्कूल से लौट रहे छात्रा की छेड़खानी के दौरान मौत हुई थी। आजमगढ़ की सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली स्थित एक निजी अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा भाजयुमो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दिन में 2 बजे रक्तदान किया। इस दौरान बीजेपी के लालगंज जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, लालगंज के भाजयुमो जिलाध्यक्ष नीरज तिवारी समेत 77 कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री की 17 सितंबर को जन्मदिवस से सेवा पखवाड़ा शुरू करने के कार्यक्रम के तहत 18 सितंबर को युवा मोर्चा की तरफ से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम था। इसी क्रम में बीजेपी के लालगंज जिला के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्तागण नरौली स्थित अस्पताल में सुबह से ही जमे हुए थे। बीजेपी लालगंज जिला अध्यक्ष ने कहा कि क्योंकि प्रधानमंत्री का 73वां जन्मदिन था इसलिए 73 लोगों ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। वही अन्य लोगों से बाद में रक्तदान कराया जाएगा और संकल्प पत्र भी भरे जाएंगे। सुनते हैं बीजेपी लालगंज जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। परिषद क्या नाम है? मैं अनुभव सिंह, भाजपा सोशल मीडिया सदस्य, युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र। अच्छा, आज डोनेशन हो रहा है, युवा कर रहे हैं, किस तरह का संदेश देना चाहते लोग? भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आज युवा मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व पे लालगंज युवा मोर्चा के नेतृत्व में रक्तदान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें युवा बढ़ चढ़ के जो है भाग ले रहे हैं, जिसमें सभी युवाओं के उत्साह को देखकर लालगंज के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष माननीय सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव जी मुख्य अतिथि के रूप में आज रक्तदान शिविर में आए हुए हैं, जिनके साथ युवा मोर्चा लालगंज के अध्यक्ष युवा मोर्चा के माननीय नीरज तिवारी जी भी रक्तदान कर रहे हैं और हम सब रक्तदान के लिए प्रेरित हैं माननीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में। आज रक्तदान शिविर कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया? भारतीय जनता युवा मोर्चा लालगंज के द्वारा यह रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित कार्यकर्ता है, लगातार समाज हित में कार्य करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने इस पुनीत कार्य को चुना है कि हम लोग रक्तदान करके लोगों को जीवन को बचाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के लंबी उम्र की कामना करते हुए, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए सारे उत्साहित युवा रक्तदान कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया हुआ है। लगभग कितने यूनिट ब्लड का डोनेशन का आपने लक्ष्य रखा है? माननीय नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है, तो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हम लोग 73 यूनिट ब्लड यहाँ पे डोनेट कराएंगे और हमें लगता है कि 60 यूनिट से ज्यादा हो चुका है और हमारे बहुत से युवा अभी बाकी हैं, लेकिन हम लोग 73 ही करेंगे इस बार। बाकी लोगों को हम लोग कहेंगे कुछ दिन बाद आप लोग डोनेट करिएगा। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी लालगंज की तरफ से, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हम लोग जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं। वो हमारे भारत के आधुनिक विश्वकर्मा जी हैं जो भारत को सजाने का, संवारने का जो कार्य कर रहे हैं, सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं। मैं ईश्वर से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर ईश्वर उन्हें सुदीर्घ जीवन प्रदान करे, उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करे, जिससे वो देश की सेवा लगातार करते रहे। आप भी ब्लड डोनेशन करेंगे? मैं अभी तुरंत रक्तदान करने जा रहा हूं और सभी युवाओं से भी प्रेरित करता हूं कि जब भी किसी असहाय को आवश्यकता पड़े तत्काल वो आकर के रक्तदान करें, लोगों की सेवा करें। लोगों को जो भी असहाय है उनकी सहायता के लिए सदैव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तत्पर रहें। ठीक सर।
आजमगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय पर महासचिव अजित राय की अध्यक्षता में सृजन के देवता सृजनकर्ता विश्वकर्मा जी का विधिवत पूजन अर्चन कर उनकी जयंती मनाई गई और विश्वकर्मा जी को कांग्रेसियों ने नमन कर देश और देशवासियों के उन्नति और उत्थान के लिए मंगल कामना किया। कांग्रेस प्रवक्ता वकार पांडे ने कहा, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उसे सजाने संवारने का काम विश्वकर्मा जी को सौंपा और विश्वकर्मा जी ने विश्व को सजाने संवारने का काम किया। हम विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि बीजेपी सरकार को सद्बुद्धि दे, सरकार नफरत फैलाने और विनाश के रास्ते को छोड़कर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करे। आज हम सभी कांग्रेस जन देश की एकता अखंडता का संकल्प लेते हुए समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान का संकल्प लेते हैं। आज ये कार्यक्रम आज 17 सितंबर को हम सभी देशवासी और हम सभी लोग यहाँ कार्यालय में भी निर्माण के देवता सृजनकर्ता श्री विश्वकर्मा जी की जयंती पे इस देश को पहले तो बधाई देते हैं। हम सभी लोग आज उनकी जयंती के लिए इस कार्यालय में एकत्रित हुए हैं और इसके साथ साथ निर्माण से संबंधित सभी शिल्पी भाइयों को, जो कारीगर हैं, मिस्त्री, किसी न किसी रूप में निर्माण में लगे हुए हैं, इस देश के विकास में लगे हुए हैं, सभी लोगों को योगदान के लिए बधाई देते हैं और आप सभी को बधाई देते हैं। भैया आज विश्वकर्मा जयंती है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सृजन का काम विश्वकर्मा जी को सौंपा। उन्होंने पूरे विश्व के सृजन का कार्य आरंभ किया और उसको पूरा किया। आज विश्वकर्मा पूजा के दिन हम सृजन में लगे देश के सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और देशवासियों को बधाई देते हैं और देश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हथरौलिया कस्बे में रविवार की शाम बंदरों के हमले से 22 वर्षीय अनुराम 3 मंजिला छत से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देख हायर सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वही इस घटना से नगर में हर किसी में आक्रोश व्याप्त है। कस्बे में बंदरों का आतंक पहले से ही बना हुआ है, जिसके लिए नगरवासियों द्वारा पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है। बंदर आए दिन लोगों को हमला कर घायल कर देते हैं। देर शाम करीब 7 बजे अनु अपने छत पर किसी काम से गया था कि बंदरों के 2 दर्जन से अधिक झुंड को देख डर गया। इसी दौरान बंदरों ने उस पर हमला कर दिया और अनु 3 मंजिला छत से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की पहल की जा रही है। टीम बुलाकर 1 सप्ताह के अंदर बंदरों को पकड़ा जाएगा। इसके बाद जंगल में उन्हें छोड़ने की तैयारी की जा रही है। नगरवासियों का आरोप है कि बंदरों से मुक्ति दिलाने के लिए शासकीय अधिकारी से कई बार पूर्व में भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से बंदरों द्वारा कई बच्चों को चोट दिया जा चुका है तथा घरों के कीमती सामानों को बंदरों द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। वहीं बंदरों के हमले से कई लोग जख्मी भी हो चुके हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में कई बार शासकीय अधिकारी से की गई है। वहीं नगर वासियों का यह भी आरोप है कि नगर अध्यक्ष भी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से नगर में बंदरों के आतंक से अभी तक मुक्ति नहीं मिली तथा बंदर आए दिन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आरोप है कि बिजली के केबल, टेलीफोन के तार, घरों पर लगे डीटीएच, कपड़े, बर्तन आदि को बंदरों द्वारा नुकसान किया जा रहा है, जिससे नगरवासियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। आइए सुनाते हैं कि घायल के भाई ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भैया आपका? शिव गोविंद। कहाँ घर है आपका? हथरौलिया बाजार। ये क्या हुआ था? आपके कौन थे भाई थे? क्या थे आपके? क्या हुआ? मेरे चाचा के लड़के थे। क्या नाम थे इनका? अन्नू। क्या हुआ? इनको अस्पताल लाया गया? अस्पताल में बंदर मांग रहे छत पे और मारते मारते बर्जे पड़ते गिर गए, उनको दौड़ा लिया बंदर। कितने बंदर थे लगभग? 6 और 10 थे। झुंड में थे बंदर? हाँ। क्या हथरौलिया में बहुत बंदर दिख रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया। गंभीर चोट लगी है, जिला अस्पताल यहाँ अस्पताल से जिला अस्पताल आजमगढ़ के लिए भेजे हैं। अब देखिए आप। तो जो आप अन्नू बता रहे हैं, इनकी क्या शादी भी हुई? कितनी उम्र? नहीं, शादी नहीं हुई है, लगभग 24-25 साल की। तो अपने क्षेत्र में, हथरौलिया क्षेत्र में लगभग कितने दिनों से बंदर ज़्यादा दिख रहे हैं? अरे भैया बहुत दिन से, मान के चला 2-4 साल से लौके थे। कितनी उम्र होगी भैया इनकी? 24-25 साल। क्या कभी छोटे बच्चे के ऊपर भी अटैक किए हैं बंदर? दौड़ाए आपको सूचना ऐसी कहीं मिली? कहे ना, हमारे छोटे बच्चे को खुदे काटी थी, सुई लगवाए थे। आप प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे इसलिए बंदर को हटाने के लिए, कुछ कहने के लिए? प्रशासन से यही कहना है कि इसका जो निवारण किया जाए कुछ न कुछ। और घटना कर सकते हैं? हाँ, कहे नहीं, आगे कर ही सकते हैं। हथरौलिया थाना क्षेत्र के अमारी गांव निवासी बिंदु यादव पुत्री सिजोर, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, अपने होने वाले पति
धीरज यादव पुत्र शिवाश्री जिनकी उम्र 24 वर्ष है, निवासी ईदिलपुर के साथ दवा लेकर बिंदु के घर अमारी जा रहे थे कि जैसे ही गांव के समीप पहुंचे ही थे कि मैनुद्दीनपुर पेट्रोल पंप के पास तेज़ रफ्तार से आ रही अज्ञात 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बिंदु की मौके पर ही मौत हो गई और धीरज गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तरौलिया पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह अपने हमराहियों के साथ घटनास्थल पर पहुँच गए और शव को अपने कब्जे में ले लिया। वही घायल धीरज को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहाँ घायल धीरज की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिंदु यादव की शादी ईदिलपुर गांव निवासी धीरज यादव से तय थी, जिसका तिलक और बरच्छा। वहीं घायल को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां घायल धीरज की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिंदु यादव की शादी ईदिलपुर गाँव निवासी धीरज यादव से तय थी, जिसका तिलक और रक्षा भी हो चुका था। वही कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होनी थी। मृतका बिंदु अपने मां बाप की इकलौती पुत्री थी, जिसके एक भाई भी है। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी की तैयारी में जुटे परिजनों की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। वही चीख पुकार सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू बहने लगे। दिल्ली से खबर है, जहां बड़ौदा यूपी बैंक द्वारा लाभप्रद 268 शाखाओं को बंद करने के विचार के विरोध में और विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती सहित अन्य मांगों को लेकर ज्वाइंट फोरम ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक यूनियंस के बैंक गोरखपुर प्रधान कार्यालय पर 25 सितंबर को धरना एवं 3 अक्टूबर को हड़ताल कार्यक्रम का समर्थन करते हुए बड़ौदा, गुजरात और राजस्थान बैंक यूनियनों ने अपने अपने बैंक प्रधान कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और भविष्य में तीनों बैंकों की यूनियन एक साथ संयुक्त आंदोलन करेगी। राजेंद्र प्लेस स्थित के नायर लर्निंग सेंटर में अरबिया, इंटक, BMS, AIBEA, AIBOA, आईबाक से संबंध तीनों बैंकों के सभी यूनियनों की एक बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि बैंक के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कंसल जी थे और संचालन प्रकाश सोनी ने किया। बैठक को सुभाष चंद्र तिवारी, कुंदन सुधीर पांडेय, बनवारी लाल नेहरा, संतोष तिवारी, शिवकरण द्विवेदी, रामनिवास ढाका, चंदन दीक्षित, संतोष सिंह सहित तमाम लोग मौजूद किए और अधिकृत किए गए। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन। आज दिल्ली में बड़ौदा यूपी बैंक, बड़ौदा राजस्थान बैंक, बड़ौदा गुजरात बैंक में अरबिया, इंटक, BMS, AIBA, AIBOA और आईबाक से संबंधित जितने भी 17 संगठन कार्यरत हैं, उन सबकी एक संयुक्त बैठक हुई है। इस बैठक में श्री प्रकाश सोनी, श्री शिवकरण द्विवेदी, श्री सुधीर पांडे, चंदन दीक्षित, रामनिवास ढाका, बनवारी लाल सहित तमाम ट्रेड यूनियन के नेता आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बैंक में जो बड़ौदा यूपी बैंक में 268 शाखाओं को बंद करने की योजना बनाई जा रही है। तीनों बैंकों में रिक्रूटमेंट विगत 3 साल से रुका हुआ है। इन सबको लेकर कर्मचारियों अधिकारियों में व्यापक असंतोष है, जिसकी वजह से बड़ौदा यूपी बैंक में सारे यूनियनों ने एक नोटिस दी है, जिस 25 सितंबर को प्रधान कार्यालय गोरखपुर पर धरना और 3 अक्टूबर को हड़ताल आयोजित की गई है। आज की बैठक में राजस्थान और गुजरात के यूनियनों ने भी निर्णय लिया है कि वह जो है बड़ौदा यूपी बैंक में हो रहे आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे और इसी क्रम में तीनों बैंकों के यूनियनों की एक संयुक्त मंच बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ BOB RRB यूनियंस। इसमें 10 प्रतिनिधि कुछ चुने गए हैं और इन 10 प्रतिनिधियों द्वारा आने वाले दिनों में शीघ्र ही एक कमेटी बनाई जाएगी और संयुक्त आंदोलन के कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कविता का जिक्र करते हुए कहा कि बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। खड़गे ने अपने अंदाज में कहा कि मैं रात को दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि आज का दिन बहुत अच्छा है। हमारे चेयरमैन साहब किसी में नहीं रहेंगे और किसी को डराएंगे नहीं, सभी को प्रेम
से लेकर एक साथ चलेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ आया था। खड़गे ने कहा कि आज का दिन खुशी का दिन है, हमारे साथी संजय सिंह और राघव चड्ढा को सदन में लेकर आइए। अगर स्पेशल सेशन के पहले दिन दो सदस्यों को बाहर रखना ठीक नहीं लगता, आप बड़ा दिल दिखाइए, गुस्सा कम कर दीजिए। इससे पहले आज राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर पूरे देश को बधाई। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि G20 के सफल आयोजन ने हर भारतीय का दिल गर्व से भर दिया है और देश का नाम वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। राष्ट्रीय महिला आयोग में सोनिया अख्तर का मामला दर्ज हो गया है और सोनिया अख्तर के वकील डॉक्टर AP सिंह ने, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनवाते हैं। आज सोनिया अख्तर जो बांग्लादेशी नागरिक है, भारत में आई हुई अपने 1 साल 4 महीने के बच्चे को लेकर, इसका केस ऑनरेबल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बांग्लादेश हाई कमिश्नर से होता हुआ हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछताछ हुई। 16 तारीख को लखनऊ बुलाया भी गया था सौरभ को, और उसके बाद जो ग्रेटर नोएडा की टीम है वहां भी जांच पड़ताल होने के बाद हमें यहाँ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग बुलाया गया और सोनिया अख्तर के केस को राष्ट्रीय महिला आयोग में रजिस्टर्ड कर लिया गया। अर्जेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट के आधार पर ये पिटीशन नंबर, केस रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया। ये रजिस्टर्ड हो गया है। इसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट, लीजिबल कॉपी, सारी शादी के, विवाह के, निकाह के, मैरिज रजिस्ट्रेशन, निकाहनामा, शादी, फोटोग्राफ, पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ लगा दिया है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, इसका स्टेटमेंट भी दे दिया है सोनिया अख्तर का, वाइफ ऑफ सौरभ, और ये पूरी तरह से सारी प्रोसीडिंग हो गई है। अब इसमें इसलिए इसके साथ अन्याय नहीं होगा कि ये मुस्लिम है, ऐसा नहीं होगा। हमारे देश में नेशनल महिला कमीशन है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की बात कहते हैं, करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन केवल कागजों में नहीं है, व्यवहार में भी है। और सोनिया अख्तर को अब हमें पूरा विश्वास है, सोनिया अख्तर को भी पूरा विश्वास है, भारत सरकार के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से न्याय मिलेगा और जल्दी न्याय उसके बच्चे को भी मिलेगा। रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर अक्सर मोटे मोटे चूहे दिखाई देते हैं। इन चूहे से रेलवे इतना परेशान है कि इन्हें पकड़ने के लिए 3 साल में 69 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये बात जानकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन यह चंद्रशेखर गौर के RTI में खुलासा हुआ है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने 69 लाख की बड़ी रकम खर्च करके महज 168 चूहों को ही पकड़ा है। RTI में हुए खुलासे के मुताबिक यह रकम पिछले 3 सालों में खर्च की गई है। यानी हर साल लखनऊ मंडल ने चूहे को पकड़ने पर 23,20,000 रुपये खर्च किए। यानी एक चूहे को पकड़ने में 41,000 रुपये खर्च किए गए हैं, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है। चूहा पकड़ने का ठेका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया था। कंपनी ने चूहों को पकड़ने का अभियान चलाया। 3 साल के करीब 1095 दिन में अधिकारियों ने 168 चूहे पकड़े। देवरिया के बरहज तहसील में एक तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान एक नाटकीय घटनाक्रम में जिला मजिस्ट्रेट अखंड प्रताप सिंह ने बिजली कनेक्शन प्रदान करने में कथित अनियमितताओं के लिए एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। डीएम ने जेई को मौके पर ही पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया, जिससे विभाग में
उन कर्मचारियों में हड़कंप मच गया जो उनके निर्देशों के प्रति अवज्ञा प्रदर्शित कर रहे थे। डीएम का यह अभूतपूर्व कदम तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान एक स्थानीय वकील द्वारा दायर शिकायत के जवाब में आया। शनिवार को आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बीच एक शिकायतकर्ता बिजली कनेक्शन से संबंधित अनियमितताओं के आरोप लेकर सामने आया। शिकायतकर्ता ने मामले के जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर पर जाँच के दौरान संतोषजनक जवाब न देने का आरोप लगाया है और इसी मामले में डीएम ने कार्रवाई की। अब ये तस्वीर जो आपको देख रहे हैं किसी बॉलीवुड फिल्म का तस्वीर नहीं है, बल्कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत पाड़ाली गुजेश्वर का बताया जा रहा है, जहाँ करीब आदिवासी व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए एक कथित तौर पर बीजेपी सरपंच उसे पीटता है, घर लाकर खंभे से बांध देता है। अब ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत की सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। जयपुर में चलती बाइक पर प्रेमी जोड़े ने रोमांस किया, पुलिस ने कार्रवाई की। जयपुर की सड़क पर चलती बाइक पर रोमांस करने का मामला सामने आया है। वीडियो के वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है। जयपुर में चलती बाइक पर प्रेमी जोड़े ने रोमांस किया, पुलिस ने कार्रवाई की। जयपुर की सड़क पर चलती बाइक पर रोमांस करने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है। घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद यूपी की राजनीतिक में गहमागहमी तेज हो गई है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुछ लोग तो ओम प्रकाश राजभर को ही इस पूरे हार का कारण बता दिया है, तो वही कुछ लोग बीजेपी की नीतियों को लेकर के हार का कारण बता रहे हैं। ऐसे में घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहमागहमी तेज हो गई है। बीते दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है और बीजेपी की तुलना कौरवों की सेना से कर दी है। सुनिए। और पांडव तो केवल पांच ही थे, लेकिन भगवान कृष्ण साथी किसके बने? पांडवों। जब पांडवों के साथी बने तो कौरवों को हारना पड़ा, जबकि कौरवों की सेना में कितने कितने बड़े लोग, भीष्म से लेकर के द्रोणाचार्य से लेकर के कितने योग्य लोग थे, काबिल लोग थे, लेकिन उनकी हार हुई और जीत हुई किसकी? पांडवों। और यहाँ तक कि देखे भगवान कृष्ण ने कितने कितने गीता में उपदेश दिए। उन्होंने यहाँ तक कि काम किए जा, फल की इच्छा नहीं करना, फल की इच्छा मत कर, काम करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। राजा का तो यही तो गुण होना चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए राजा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे कुछ करते, कुछ वादे करते हैं, उन वादों को पूरा नहीं करते। आज कितनी परेशानियां हैं, हर व्यक्ति को कितनी परेशानियां हैं। महंगाई की चिंता नहीं, भ्रष्टाचार की चिंता नहीं। अगर छोटी भी रिपोर्ट अगर थाने में लिखी जाए तो दोनों तरफ से पैसे, एक तो झूठी रिपोर्ट लिखाने वालों से पैसा, एक तो फिर सिफारिश करो तो फिर जो झूठी रिपोर्ट है उससे भी पैसा खुले आम। और सरकार के लोगों को इसकी चिंता नहीं, महंगाई की चिंता नहीं, बेरोजगारी की चिंता नहीं। पढ़े लिखे लड़कों को वादा तो खूब किया था। लखनऊ में बीजेपी नेता अतुल दीक्षित का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि शराब के नशे में धुत बीजेपी नेता दिखे। लखनऊ पश्चिम के पार्षद के नेताजी बताए जा रहे हैं। गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ, युवक को उसकी पत्नी से भी जमकर बदसलूकी की गई है। दंपत्ति के साथ बहसबाजी का ये वीडियो वायरल हो गया है। एक ट्वीट करते हुए एक लोगों ने लिखा है कि दारूबाजों से सावधान, पाने की बदनामी ऐसे ही छुट्टी भैया करवाते हैं, पार्टी की बदनामी ऐसे ही छुटकर भैया करवाते हैं। बीच सड़क पत्रकार को दे रहे हैं गाली, कर रहे हैं मारपीट। ये भाई साहब बीजेपी के झंडा गाड़ी में लाकर एक पत्रकार और उसकी पत्नी से गाली गलौज कर रहे हैं। बाकी बदतमीजी इतनी है कि राह चलते किसी के भी बाप बन जा रहे हैं। अब ऐसे में
इस पूरे मामले को एडीजी जोन लखनऊ संज्ञान में लें, ये लोगों ने उम्मीद जताई है। प्यार से बात कर रहा हूँ, आप गाली क्यों दे रहे हैं? आप गाली दे रहे हैं, बीजेपी के होके आप गाली दे रहे हैं। ये हैं बीजेपी के झंडा लगाए हुए हैं और ये गाली दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही आपकी? अभी तो गाली बक रहे थे माँ बहन की। हैं? ये बीजेपी के कोई भी हो, ये गाली बक रहे हैं। मैं इनसे प्यार से बोल रहा हूँ और ये गाली बक रहे हैं, मेरे पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप कौन है? आप अपना नाम बताइए। आप कौन है? बीजेपी में आप क्या हैं? आप बताइए, आप बीजेपी में क्या है? क्या नहीं पेशेंट है आप? हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आप गाली क्यों दे रहे हैं? ये कौन है बीजेपी के? तुम्हारे बाप हैं? हाँ ठीक है, बताइए। लगाइए। हम तफरी कर रहे हैं। हमने तफरी किया? हमने क्या तफरी किया? हमने तफरी क्या किया? नहीं, आप तफरी हमने क्या किया आप बताइए? हैं? हमने क्या तफरी किया आप बताइए? हमने क्या गाली दिया? यहाँ इतने लोग खड़े हैं भाई साहब, आप बताइए हमने इनको गाली दिया? हैं? हमने इनसे हमने क्या कहा? गाड़ी किनारे कर लीजिए। हैं? आप क्या, आप ये कौन है बीजेपी के? आप बताइए, ये कौन है? हैं? तुम्हारे बाप भोसड़ी की यहाँ मौत होने जा रही और तुम भोसड़ी के अपने दिमाग लगा रहे हो। हैं? गाली बक रहे हैं। बकिए, ये पिए हुए हैं, ये बीजेपी के जो भी हो, ये गाली दे रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी पर पड़े इनकम टैक्स के मामले को लेकर छापे को लेकर एक बड़ा बात कही। उन्होंने कहा है कि पुलिस कहती है कि मैं मुर्गी बकरी भैंस का चोर हूं, तो फिर आयकर का छापा क्यों लगा? उन पर केस चोरी के बताए गए हैं, लेकिन धाराएं डकैती की लगाई गई है। एक मुकदमा तो गजब ही है। पूर्व काबीना मंत्री और वरिष्ठ सपा नेता आजम खान ने कहा, आयकर छापे में मेरे पास 3,500 रुपये मिले, यही हमारी दौलत है। फ़कीर के यहाँ और मिले कभी क्या? छापे की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या हम चोर हैं जो हम पर हज़ारों करोड़ों रुपए निकाल दिए? क्या हम जौहर यूनिवर्सिटी को कब्र में ले जाएंगे और कितना जिएंगे? और रविवार को गोविंदपुरम में शताब्दीपुरम में भाग्य से जुड़े हरेंद्र सिंह उर्फ ताऊ से मिलने उनके घर आए थे। मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जब इनकम टैक्स वाले आए थे तभी कह दिया था कि कुछ नहीं मिलेगा। छापे में छोटे बेटे के पास 2,000, बड़े के पास 9,000, मेरे पास 3,500 और पत्नी के पास 100 ग्राम गहने मिले हैं। जो हमारे पास नहीं था वो हमारी दौलत है।